जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बड़े ही उत्साह एवं लगन के साथ सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं यशस्वी सामाजिक विज्ञान के महामैराथन क्लास। और इस महामैराथन की आज 7वीं क्लास है। जो भी स्टूडेंट इसके पहले वाली महामैराथन क्लास नहीं देखे हैं 1 से लेकर 6 तक, वह जाकर देख लें। चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। हर एक महामैराथन की एक एक क्वेश्चन जो है वह सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 18-19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या है बी। ए बी दोनों ही सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अठारहवीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। यह जो कथन होगा, पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। यह कथन जो है सही है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCE का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कांटियरी एरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिफोर कॉमन एरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। उस समय की कृषियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। विदेश यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, हम यह जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो वह महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। भारत में पूरा स्थल युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी किया गया है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके भी बनाए जाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का
पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, संभवतः नदियां सूख गई थीं। सही व्याख्या का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, या सही होगा जंगलों का विनाश हो गया होगा, या भी सही है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, यह बात गलत है, संभवतः नदियां सूख गई थीं, यह बात सही है। तो ए, बी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय और कांस्यकालीन सभ्यता थी, जो समकालीन विश्व की 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनानी जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं वह बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। महायान शाखा में शक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकर्षित हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? उपमहाद्वीपीय का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिल्ली में बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है, वह कौन सा कथन है जो गलत है? समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। सेकंड ऑप्शन है, अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। थर्ड ऑप्शन है, जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। फोर्थ ऑप्शन है, जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो जनजाति लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है? समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, यह बात सही है।
अधिकांश जनजाति समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, यह बात जो है यह गलत होगा। और जनजाति लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है, यह भी सही है। जनजाति समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा, यह भी सही होगा। पूछा है गलत, गलत जो है वह सेकंड ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1857 का विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था 1857 के विद्रोह के समय? तो वह था पामस्तन। पामस्तन जो है वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 के विद्रोह के समय। और उसी समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वह कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया थी। और विद्रोह का प्रतीक क्या था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो वह था रोटी और कमल। रोटी और कमल जो है वह 1857 के क्रांति का प्रतीक था। यह सारे इंपॉर्टेंट है। तीन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन राइट था वह था ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंपकर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जनता को मतदान का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन गलत है, वही बताना है। तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, यह बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता यानी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, यह बात गलत है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानमंडलों तथा कार्यकारी पदों के लिए भेजते हैं और वही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? लद्दाख को, अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, हिमाचल प्रदेश को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो वह है लद्दाख को। लद्दाख को या छोटा तिब्बत कहा गया है, लद्दाख राज्य को। लद्दाख की जो राजधानी है वह है लेह। लेह जो है वह लद्दाख की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ है उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों जैसे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। अपील न्यायालय क्षेत्र को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला जो होगा वह होगा संवैधानिक मामलों में अपील। पहला जो होगा वह होगा संवैधानिक मामलों में अपील जो होगा, और दूसरा होगा दीवानी मामलों में अपील। दूसरा होगा दीवानी मामलों में अपील। तीसरा होगा आपराधिक मामलों में अपील। तीसरा होगा आपराधिक मामलों में अपील। चौथा होगा विशेष अनुमति द्वारा अपील। चौथा जो होगा वह होगा विशेष अनुमति द्वारा अपील। पहला होगा संवैधानिक मामलों में अपील, दूसरा होगा दीवानी मामलों में अपील, तीसरा होगा आपराधिक मामलों में अपील, चौथा जो होगा वह विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, यह बात सही होगा। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह भी सही है। यहाँ कोयला एवं और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुर मात्रा है, यह भी सही है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं, यह बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यही जो है गलत है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र जो है वह है महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कौन कौन नदी हैं? तो वह है महानदी है, महानदी गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी। तो नदी तंत्र जो है वह है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखाएं गुजरती हैं।
गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो पूछ रहा है अफ्रीका के बारे में, वह कौन सा कथन है जो सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। यह तीनों रेखाएं जो है वह अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। यह हो गया ग्लोब और यह हो गया 0 अंश अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह हो गया विषुवत रेखा। 0 अंश अक्षांश से ऊपर 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश उत्तरी जो होगा यह होगा कर्क रेखा। 0 अंश अक्षांश से दक्षिणी 23.5 अंश दक्षिण जो होगा वह होगा मकर रेखा। 23.5 अंश दक्षिण जो होगा वह होगा मकर रेखा। और यह तीनों रेखाएं ही अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। अफ्रीका को काला या अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पवन अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर तरफ जो है बहती हैं। पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी को पार करते समय जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में वर्षा कराती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।